नमस्कार। अनलॉक यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी संपादकीय का विश्लेषण करने वाले हैं जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। आज का हमारा विषय है अनुसंधान और समावेशी विकास। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में निजी निवेश यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आखिर इतना ज़रूरी क्यों है और भारत को एक वैश्विक शक्ति बनने के लिए इस दिशा में क्या कदम उठाने होंगे। तो चलिए इस अहम विषय की गहराइयों में उतरते हैं। आज की हमारी पूरी चर्चा इन 6 हिस्सों में बंटी होगी। हम सबसे पहले एक अभ्यास प्रश्न देखेंगे, फिर ये समझेंगे कि आखिर रिसर्च ज़रूरी ही क्यों है। इसके बाद हम भारत की मौजूदा स्थिति पर कुछ आंकड़ों के साथ नजर डालेंगे, फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से होने वाले फायदों को जानेंगे और आगे की चुनौतियों और समाधान पर बात करेंगे। और आखिर में मेंस एग्जाम के लिए कुछ बेहद जरूरी तथ्य दोहराएंगे जो उत्तर लिखने में बहुत मदद करेंगे। देखिए, किसी भी टॉपिक को परीक्षा के नजरिए से समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उससे सवाल कैसे बन सकते हैं। बस इसीलिए हम अपनी चर्चा की शुरुआत हमेशा की तरह आज के अभ्यास प्रश्न से कर रहे हैं। ये सवाल आज के हमारे संपादकीय के सबसे कोर आंकड़ों पर ही आधारित है। इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि जैसे जैसे हम इस विश्लेषण में आगे बढ़ेंगे, इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिलता जाएगा। सही जवाब क्या है, ये हम इस चर्चा के आखिर में जानेंगे। तो चलिए अब अपनी चर्चा के सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर किसी भी देश के लिए अनुसंधान और विकास, जिसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट या R&D कहते हैं, वो इतना ज़रूरी क्यों है? आज के इस कम्पिटिटिव दौर में ये किसी भी राष्ट्र की तरक्की की नींव है। ये जो कथन है, ये आज के संपादकीय का सार है, उसका निचोड़ है। ये हमें बताता है कि R&D सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर बनने की एक अनिवार्य शर्त है। जिन जिन देशों ने इस पर फोकस किया है, वो आज दुनिया को लीड कर रहे हैं। और ये कोई खोखला तर्क नहीं, बल्कि एक साबित हो चुका तथ्य है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी देश की तरक्की के इन 4 मजबूत स्तंभों को खड़ा करता है। देखिए, सबसे पहले तो ये आर्थिक प्रगति का आधार है। जब नई रिसर्च होती है तो नई टेक्नोलॉजीज बनती हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है। दूसरा, ये आपको दुनिया भर की कंपटीशन में आगे रखता है। आज का दौर टेक्नोलॉजी का है और जिसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है वही दुनिया में आगे है। तीसरा, ये तकनीकी आत्मनिर्भरता लाता है। हमें जरूरी टेक्नोलॉजीज के लिए दूसरे देशों के भरोसे नहीं रहना पड़ता। और आखिरकार, रिसर्च समावेशी विकास को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसके फायदे समाज के हर तबके तक पहुंचते हैं और लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। अच्छा, अब जब हम रिसर्च के महत्व को समझ गए हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि इस पैमाने पर हमारा देश भारत आखिर कहाँ खड़ा है। यहाँ जो आंकड़े हैं वो एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये आंकड़े उस फासले को दिखाते हैं जिसे हमें जल्द से जल्द भरना होगा। अब इस स्लाइड पे जो आंकड़ा है वो बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत अपनी सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सिर्फ 0.65% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है। आपको बता दूं कि ये आंकड़ा ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया जैसे देश अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि हमारा कुल निवेश ही काफी कम है। अब इस निवेश के बंटवारे को भी देख लेते हैं। ये डोनट चार्ट बहुत साफ साफ दिखाता है कि भारत में R&D पर जो भी खर्च होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 65%, सरकारी क्षेत्र से आता है। वहीं निजी क्षेत्र का योगदान केवल 35% के करीब है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम रिसर्च के लिए मुख्य रूप से सरकार पर ही निर्भर हैं। और ये स्लाइड ये तो बहुत असरदार तरीके से दिखाती है कि हम दुनिया से कितना पीछे हैं। इस बार चार्ट पर नजर डालिए। भारत में निजी क्षेत्र का योगदान है लगभग 35%, जबकि अमेरिका, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों में ये आंकड़ा लगभग 75% या उससे भी ज्यादा है। सोचिए, वहां प्राइवेट कंपनीज रिसर्च में सरकार से कहीं ज्यादा पैसा लगाती हैं। यही वो सबसे बड़ा फर्क है जिसे भारत को पाटने की जरूरत है। अब इसी फर्क को कम करने और प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए के एक खास फंड की शुरुआत की है।
इस कोष का मुख्य मकसद ही यही है कि प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करने के लिए आकर्षित किया जाए और उन्हें जरूरी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि अगर निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ता है तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था और समाज को क्या-क्या फायदे हो सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट गैप भरना सिर्फ एक जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए संभावनाओं के नए दरवाजे भी खोलेगा। निजी निवेश से होने वाले फायदे एक चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब प्राइवेट कंपनीज रिसर्च करती हैं तो वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित करती हैं। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उत्पादन की लागत कम हो जाती है। दूसरा, जब नए इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज विकसित होती हैं तो बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बनते हैं। तीसरा, निजी क्षेत्र विदेशी पूंजी और टेक्नोलॉजी को भी आकर्षित करता है। जब बाहर की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करती हैं तो वो अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी भी लाती हैं। चौथा और सबसे जरूरी, हम धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं और इन सब का मिला जुला नतीजा होता है समावेशी विकास, जहां तरक्की का फायदा समाज के हर इंसान तक पहुंचता है। हालांकि लक्ष्य बिल्कुल साफ है और फायदे भी बहुत आकर्षक हैं, लेकिन इस रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं है। हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना होगा और ये समझना होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को R&D की तरफ लाने में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। इस स्लाइड में चुनौतियों और उनके समाधानों की तुलना की गई है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि रिसर्च एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें सालों लग जाते हैं और नतीजे फौरन नहीं मिलते। दूसरी चुनौती है हाई रिस्क और अनसर्टेन रिजल्ट्स। कई बार करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई प्रयोग फेल हो सकता है। और तीसरी चुनौती है कि इसमें तुरंत मुनाफा नहीं दिखता। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक दोहरी रणनीति चाहिए। निजी क्षेत्र को समझना होगा कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और इसके लिए धैर्य रखना होगा। वहीं सरकार को ऐसी सपोर्टिव पॉलिसीज बनानी होंगी जो निजी क्षेत्र के रिस्क को कम करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। इसे सिर्फ मुनाफे का सौदा न समझकर एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर देखना होगा। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जो खास तौर पर मेंस एग्जाम में उत्तर लिखने के लिए तैयार किया गया है। ये वो की पॉइंट्स हैं जिन्हें अपने जवाबों में जरूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए इन सभी जरूरी तथ्यों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला, डेटा। भारत रिसर्च पर अपनी GDP का सिर्फ 0.65% खर्च करता है। दूसरा, तुलना। भारत में निजी क्षेत्र का योगदान लगभग 35% है, जबकि विकसित देशों में ये 75% के पास है। तीसरा, सरकारी पहल। सरकार ने निजी निवेश को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया है। चौथा, इसके लाभ। उत्पादकता, रोजगार, आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास। पांचवा, चुनौतियां। यह एक लंबा और हाई रिस्क वाला क्षेत्र है। और आखिर में कुछ कीवर्ड्स जिन्हें अपने उत्तर में इस्तेमाल करना चाहिए। नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र, इनोवेशन इकोसिस्टम, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये पॉइंट्स आपके उत्तर को एक मजबूत आधार देंगे। अब वापस आते हैं हमारे उस सवाल पर जो हमने शुरुआत में पूछा था। तो इसका सही जवाब है डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए संक्षेप में इसकी वजह भी जान लेते हैं। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि भारत का रिसर्च पर खर्च जो GDP का 0.65% है वो वैश्विक औसत से काफी कम है, ज्यादा नहीं। और दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि भारत में रिसर्च पर खर्च में सरकारी क्षेत्र का योगदान लगभग 65% है, जो निजी क्षेत्र के 35% योगदान से काफी बड़ा है, छोटा नहीं। इसीलिए दोनों ही कथन गलत हैं। और अब अभ्यास के लिए मेंस का एक सवाल। ये सवाल इस विषय पर गहराई से सोचने के लिए है। इस विश्लेषण में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की है उनका इस्तेमाल करके एक बहुत अच्छा उत्तर तैयार किया जा सकता है। इसमें चुनौतियों का क्रिटिकल एनालिसिस करना है और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी भी बतानी है। कल फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक UPSC को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।